5 अगस्त कोई आखिरी दिन नहीं है। खान साहब ने यह कहा है कि 5 अगस्त एक नुक्ता उरूज होगा और उसके बाद ये उरूज जारी रहेगा। कौमें अपनी आजादी को एक दिन में, किसी एक दोपहर में हासिल नहीं करती। ये एक अमल होता है जो जारी रहता है। और 5 अगस्त को आप देखेंगे ये कौम खड़ी होगी, अपनी आवाज बुलंद करेगी, बाहर भी निकलेगी, लेकिन 5 अगस्त कोई आखिरी दिन नहीं है इस जद्दोजहद का। ये जद्दोजहद जारी रहेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम आप देख रहे हैं कल तक। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद दानिश। नाजरीन, तकरीबन 1.5 साल की ताख़ीर के बाद आज बिलाखिर हमने देखा कि KP सेनेट के इंतखाबात हो गए। 11 नशिस्तों के लिए पोलिंग हुई और तमाम 145 अरकान ने अपना वोट कास्ट किया। गैर सरकारी गैर हतमी नतीजे के मुताबिक 11 में से 6 नशिस्तें जो हैं वो हुकूमत और 5 पर अपोजिशन अरकान कामयाब हुए हैं। 7 जनरल नशिस्तों में से 4 पर हुकूमत और 3 पर अपोजिशन इसमें कामयाब हुई है। अब ख़वातीन की नशिस्तों की बात की जाए तो 2 नशिस्तों में से 1 पर PTI और 1 पर पीपल्स पार्टी कामयाब हुई और टेक्नोक्रेट्स की 2 नशिस्तों में से 1 पर PTI और 1 पर JUI को कामयाबी मिली। गुज़िश्ता रोज़ स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा और इसके साथ साथ उन्होंने देखा कि मखसूस नशिस्तों के अरकान के हल्फ से पहले ही उन्होंने इजलास मुलतवी कर दिया था, जिसके बाद अपोजिशन की जानिब से पेशावर हाई कोर्ट से रुजू किया गया और फिर हमने देखा कि अदालती हुक्म के बाद गवर्नर हाउस में फैसल करीम कुंडी ने इन तमाम अरकान से हल्फ लिया है। ये मामला अभी भी अदालत में है, अलबत्ता इसको चैलेंज किया गया। इस इलेक्शन के दौरान भी PTI को भरपूर अंदरूनी चैलेंजेस का सामना दरपेश रहा है। अब दूसरी जानिब बानी PTI ने जेल की सूरत हाल पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरखास्त दायर कर दी है, जिसमें बेहतर क्लास और सहूलियात की फराहमी की उनकी जानिब से इस्तदा की गई है। अब दरखास्त में मौके पर उन्होंने यह भी इख्तियार किया कि सुपरिटेंडेंट जेल ने सहूलियात की फराहमी में रुकावट डाली है। अखबार, TV और वर्जिश का जो सामान है वो भी उन्हें फराहम नहीं किया जा रहा और जाती मालिज से चेकअप भी उसमें भी खलल डाला जा रहा है। अब नाज़रीन, यहाँ ये बात काबिल ज़िक्र भी है कि गुज़िश्ता हफ्ते जेल इंतज़ामिया की जानिब से बानी PTI को जेल में दस्तयाब सहूलियात की तफसीलात जारी की गई थी और इन इल्ज़ामात की तरदीद भी की गई थी। क्या बानी PTI को अब कोई रिलीफ मुस्तक़बिल करीब में मिल सकेगा? प्रोग्राम में हम इस पर भी बात करेंगे। जबकि दूसरी जानिब एक अदालती मामला, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के केस में वज़ीर आज़म समेत काबीना अरकान को तौहीन अदालत का नोटिस जारी करते हुए 2 हफ्तों में जवाब तलब किया है। अब इसमें सवाल ये पैदा होता है कि क्या अदालत को ये इंतहाई अहम इक़दाम उठाना क्यों पड़ा? और इस केस की समाअत के दौरान जस्टिस एजाज इसहाक खान के भी बड़े अहम रिमार्क सामने आए हैं। वो ये कहते हैं कि जज छुट्टी के दिन इंसाफ मुहैया करने के लिए अदालत में बैठना चाहता है, लेकिन एक बार फिर एडमिनिस्ट्रेटिव पावर को जुडिशल पावर के लिए इस्तेमाल किया गया। मैं इंसाफ को शिकस्त का सामना नहीं करने दूंगा। अब जजेस तबादले के बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो उठने वाला तूफान है वो भी थमने का नाम नहीं ले रहा। इस पर भी हम आज के प्रोग्राम में बात करने जा रहे हैं। मेरे साथ जो मेहमान आज मौजूद हैं, मैं तारुफ कराता चलूँ। निहाल हाशमी साहब हैं, नून लीग की नुमाइंदगी कर रहे हैं। नियाजुल्लाह नियाजी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, बानी PTI के तर्जुमान हैं। इसके साथ साथ हाफिज एहसान अहमद साहब जो कि सीनियर वकील और माहिर कानून हैं, वो भी हमारे साथ मौजूद है। तमाम मेहमानों को बहुत शुक्रिया। मैं सबसे पहले जानना चाहूँगा नियाजुल्लाह नियाजी साहब की जानिब। नियाजुल्लाह नियाजी साहब की जानिब में आऊँगा। सबसे पहले निहाल हाशमी साहब आपकी जानिब में आता हूँ। किस तरह से आप मामला देखते हैं? क्योंकि बाकी मामला की बात की जाए तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हुकूमत हर मामले पे साथ बिठाने में नाकाम दिखाई देती है। ये जो सेनेट इलेक्शन एक तो ताखीर का शिकार तो हुआ ही 1.5 साल का, लेकिन सवाल ये है कि तहरीक इंसाफ को साथ बिठाया किस तरह से कामयाब हो पाए? किस तरह से देखते हैं आप इसको? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम ये समझते हैं कि हर मामले को आइन, कानून और जमहूरी रवायत के मुताबिक चलना चाहिए। 12 वज़ीर आज़म ने यह कहा है कि आए मिल के मुल्क के सारे मसाइल पे हल पे बात करेंगे और ना सिर्फ किसी एक जमात से बल्कि तमाम अक्रॉस द बोर्ड उन्होंने बात की। और आपको शायद याद हो 2018 में जब आज के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ थे तो उन्होंने सबसे पहले उस वक्त के वज़ीर आज़म को कहा आए बैठ के हम इस मुल्क की खातिर मिसाक़ जमहूरी मईशत करते हैं। तो उस वक्त भी उन्होंने कोई बात नहीं की थी। तो ये महसूस होता है कि इनका जो अप्रोच है ये गैर आईनी और गैर जमहूरी स्टाइल है, एक फ्यूडल है, एक ऑथोरिटेरियन रिजीम है, एक बादशाह वाला मिजाज और वो पाया है। दूसरी बात जो बुनियादी चीज़ है, जो जिम्मेदारी होती है किसी भी रियासत के हुकूमत की, वो उस हुकूमत की जिम्मेदारी होती है कि लोगों की जान और माल और लोगों की जिंदगियों को बेहतर करने के लिए अपनी काविशें सर्व करे। हमने देखा कि 12 साल से KP में एक हुकूमत है और वो 12 साल में लोगों की जिंदगी, जान और माल, इज्जत और आबरू, सेहत, तालीम,
इवन के उसके जो दहशतगर्दी है, कोई चीज पे कोई कुछ ना कर सकी, ना कोई नया डेवलपमेंट स्कीम लाया, ना कोई इंफ्रास्ट्रक्चर में डेवलपमेंट हुई, ना गवर्नेंस में बेहतरी हुई। उनके अपने वजीर कहते हैं कि यहां जी अकड़ा परवरी है, करप्शन की बहुतान है। आपने कोहिस्तान मनी स्कैंडल देखो, अगर अरब रुपया कहां गुम हो गया, और ये हुकूमत की मर्जी के बगैर इस तरह से नहीं हो सकता है। तो हम तो बात करना चाहते हैं कि पार्लियामेंट का जो फ्लोर है, जो फोरम है, उसमें स्पीकर के कमरे में बैठ के बात हो सकता है, पार्लियामेंट के फोरम पे बात हो सकती है, वहां पे कायदे इख्तिलाफ कायदे जो इख्तिदार है वो बात कर सकते हैं। इसी तरह सेनेट में कायदे इख्तिलाफ है, कायदे आवान है, उससे बात हो सकती है। हर फोरम पे बात हो सकती है। पार्टी के एक चेयरमैन है, पार्टी के जनरल सेक्रेटरी है, पार्टी के बहुत सारे फोरम्स हैं, उस पर बात नहीं करना चाहते। एक इस मुल्क को पीछे रखना चाहते हैं, इसकी मईशत को दांव पे लगाना चाहते हैं। और ये वतीरा आज का नहीं, एहतजाज वाला और धरने वाला, और ना किसी को बोलने देंगे, ना खेलेंगे, ना खेलने देंगे। 2013 का धरना देखे, 14 का धरना देखे, जब 2015 में शी जिनपिंग साहब आने लगे, सीपैक से पाकिस्तान को एक तरक्की का नया रूट मिलने लगा, एक नया एवेन्यू खुल गया, लोगों ने कहा ये गेम चेंजर है। तो उस वक्त उन्होंने कहा भले चाइनीज प्रेसिडेंट ना आए, हम तो अपना धरना नहीं खत्म कर रहे। तो ये इसका नाम ही आप रख दें धरना पार्टी। भाई आप आए, बैठे, बात करें, अपनी आवाम की खातिर बात करें। किसी फर्द वाहिद के लिए, किसी मुल्क के मईशत को, माशरत को, सियासत को आप एक साइड पे नहीं रखते। और इनको क्रेडिट जाता है कि इस मुल्क की माशरत को, मईशत को और सियासत को खराब करने में इन्होंने अपना पूरा अच्छा निहाल साहब, जिस तरह फरमा रहे हैं, यकीनी तौर पर मेरा सवाल भी यही था कि बाकी मामलात पर ये नहीं बैठते हैं। जब भी आपने ऑफर की है या हमने देखा अगर बैठते भी तो क्या हल नहीं निकल पाता। लेकिन सवाल मेरा ये था कि जो सेनेट इलेक्शन केपी के जो पहले तो हमने देखा ताखीर का शिकार भी हुए, अब जो फॉर्मूला तय पाया था अपोजिशन और हुकूमत के माबैन, तो किस तरह से मुत्तफिक किया गया पीटीआई को? क्या दीगर कोई मामलात पर भी यही फॉर्मूला अपनाया जाएगा? निहाल साहब, ये बड़ा दिलचस्प मरहला था, ये बड़ा दिलचस्प मरहला था। इनको इसमें नजर आ रहा था कि इनके पास शायद सेनेट की एक भी सीट ना हो और इनके जो लोग हैं वो बगावत कर जाए और इनकी जो चिड़ियां सब पुर कर जाए। क्योंकि एक रिवायत रही और बदकिस्मती से ये रवायत रही, और हमें बहुत शर्मिंदगी और अफसोस है कि केपी के सेनेट इलेक्शन में अक्सर और बेशतर ये बात सुनने को आती है कि यहाँ पे जर का इस्तेमाल होता है बहुत ज्यादा, और कोई ना कोई इंटरेस्ट होता है बिहाइंड द कर्टन। तो उनको यह लगा कि कहीं और लोग या आजाद उम्मीदवार या उनके अपनी पार्टी के अंदर जो डिवीजन है वो लोग कहीं ऐसा ना हो कि कहीं और फुर करके उड़ जाए और इनके हाथ में कुछ भी ना आए। तो इसके वजह से उनको यह पता था कि जो अपोजिशन पार्टियां हैं उनके जो मेंबरान है वो अपनी क़यादत के साथ, अपनी पार्टी के साथ, उसकी पॉलिसी के साथ शीशे पिलाई हुई दीवार की तरह खड़े, मगर इनकी पार्टी में सारे कार्ड इसके बिखरे हुए थे। तो इनको मजबूरी में आना पड़ा, वरना ये नहीं आता। और फिर देखें इनके यहाँ कोई तंजीमी स्ट्रक्चर नहीं है, एक दूसरे से बात करने को तैयार नहीं होते। तो फिर हमने अगर समझा कि अगर वो बात करने को आ रहे हैं, किसी एक इश्यू पे समझौता करने को आ रहे हैं एक दूसरे के, और फिर सबसे बढ़ के हमारे मैंडेट को वो मान रहे हैं कि हमारे पास एक बड़ा जेन्युइन सा मैंडेट है और अपने मैंडेट को भी उसकी इक्वल रख रहे हैं। तो आज ये साबित हो गया कि ये फॉर्म 45 और 47 का जो था एक नारा था, इसमें कोई हकीकत नहीं है और ये सब के सब उसी तरह के जिस तरह हम जीत के आए हैं। तो ये आज साबित हो गया कि ये सिर्फ एक इल्जाम का नारा था। तो हमें तो ये सूट करता है, अगर वो इसमें नाकाम हुए तो ये उनके अपने खुद देखना चाहिए कि उनके इश्यूज क्या थे। बिल्कुल ठीक है, चलिए निहाल साहब आपका पॉइंट आ गया। नियाजुल्लाह नियाजी साहब भी साथ ही मौजूद है। नियाज साहब, सवाल मैं आपसे करना चाह रहा था, बहरहाल मैं आपसे सवाल ये करूंगा भी कि वजह जानना चाह रहा हूँ क्योंकि दीगर मामलात पे आप लोग साथ नहीं बैठते हैं। जब भी ऑफर होती है तो हमने देखा है कि ये जो डिवीजन एक नजर आती है उसमें कभी भी तमाम पार्टी साथ नहीं बैठी हैं। क्या हुआ केपी के सेनेट के इंतखाबात में? आपके तो आपके जो उसूल थे वो भी कॉम्प्रोमाइज हुए, आपके जो एमपीए थे वो भी नाराज दिखाई दिए, सबके सामने सूरत हाल। तो क्या ऐसी मजबूरी बन गई थी कि आपके साथ आपको ये हुकूमत के साथ बैठना पड़ा और फॉर्मूला तय करना पड़ा? देखिए, मेरा ख्याल है कि मैं बिल्कुल शुरू से बताना शुरू कर दूं तो बड़ा लंबी हो जाएगी बात मेरी, क्योंकि जिस तरीके से निहाल साहब कह रहे हैं ना कि फॉर्म 47 की बात छोड़ दें, वो तो हर किसी को पता है कि जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने सैंपल लिया, जिस तरीके से इलेक्शन हुआ, एक रात पहले सैंपल लिया गया, फिर इलेक्शन किस तरीके हुआ, फिर उसके बाद रिजर्व सीट का 12 जजेस का फैसला इसी ईसीपी ने इम्प्लीमेंट नहीं किया। उसके बाद कितनी जल्दी में ईसीपी ने रिजर्व सीट, क्योंकि आपको पता है कि आर्टिकल 51 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि ये पॉलिटिकल पार्टी की सीट्स हैं और पॉलिटिकल पार्टी के बारे में सुप्रीम कोर्ट के 11 जजेस ने इसी फैसले में कहा था
बल्कि फार्मर चीफ जस्टिस काजी फैसल साहब ने भी कहा था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक पॉलिटिकल पार्टी है। अब देखें, हॉर्स ट्रेडिंग की बात की है। हॉर्स ट्रेडिंग पे 2 दफा हमारी गवर्नमेंट के अंदर, मैं उस टाइम एडवोकेट जनरल ICT था, हमने ही पहला कदम लिया कि एक एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन होती है, प्रेसिडेंट को सीख कर ले सकता है सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस। तो हमने सेनेट इलेक्शन में भी एडवाइस सीख की थी कि इसको सीक्रेट से ओपन बैलेट किया जाए ताकि इस करप्शन को रोका जाए, और इन्होंने मुखालफत की थी। दूसरी थी हॉर्स ट्रेडिंग वाली 63A, उसमें भी हमने प्रेसिडेंट ने एडवाइस मांगी थी और उसमें ये कहा था सुप्रीम कोर्ट ने, हमने कहा था कि लाइफ टाइम उनको करें, ताहजात उनकी नाअहल हो जाए, लेकिन जी नाअहल हो जाए। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो अपना जो वोट होगा उसका काउंट नहीं होगा, क्योंकि डी सीट होने के बाद ये कि आदमी दोबारा इलेक्शन लड़ के आ जाए तो फिर वो दोबारा, एक तो वो करप्शन में भी इन्वॉल्व, वो हॉर्स ट्रेडिंग भी करता है, उसके बाद दोबारा 2 महीने बाद फिर इलेक्शन लड़के उसी असम्बली में आ जाए। या तो 5 साल होनी चाहिए 62F में जिस तरह थी, या ताहजात जिस तरह हुई थी, ताहजात होनी चाहिए। अब आ जाए इस पे कि हमारे पास आपने तो पूरे हालात देखे कि जिस तरीके से तहरीक इंसाफ को इलेक्शन से आउट करने के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और सुप्रीम कोर्ट ने किया, और आज तक ट्रिब्यूनल नहीं बने पंजाब के कि कोई केस सुना जाए। अब हमारे पास ये सीटें तो मिलनी थी, अब हम क्या कर सकते हैं कि जो हाई कोर्ट है पेशावर, वो भी संडे वाले दिन खोल गया। इधर से जो हमारा पहला फैसला था 12 जुलाई वाला, बिल्कुल सर, आपके तहफ़्फ़ुज़ात अपनी जगह, जिस तरह मखसूस नशिस्तों में केस का भी आपने हवाला दिया, उस पर भी आपके तहफ़्फ़ुज़ात है, लेकिन सवाल यही है कि इन सारे तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद ऐसा आखिर क्या हो गया कि जो सेनेट के इलेक्शन है उसमें आप हुकूमत के साथ बैठने पर मजबूर हुए और अपने MPs को, जो पार्टी का वर्कर है, उसको नाराज किया आपने? मैं बताता हूँ, 6 सीट्स हमारी थी। ये 6 सीट्स के बजाय फार्मूले के तहत 7 सीटें थी। इस वजह से साथ बैठे कि हमारी असेंबली जो है, जहां पे KPK में जो एग्जिस्ट कर रही थी, उसके लिए इन्होंने पूरी कोशिश कर रहे हैं कि एक सवाद के वाक्य को लेके असेंबली के ऊपर चढ़ने की पूरी कोशिश की कि असेंबली को किसी तरीके से KPK में भी PTI की हुकूमत खत्म की जाए। हालांकि पंजाब में इससे ज्यादा हो चुका है। हमें फार्मूला ऐसे कि हमें अपनी सीटें जो मिलनी थी, जो सीटें अभी नोटिफिकेशन के बाद तय हुई, वो सीटें हमने लेनी थी। तो क्योंकि इसके बाद इन्होंने पहले बता चुके हैं कि हमने 20 जो MNA या 25 MP हैं, वो हमें हमारे साथ राब्ते में हैं और वो हमारे साथ गठजोड़ कर रहे हैं। इन चीजों को रोकने के लिए, क्योंकि इस गवर्नमेंट के पीछे भी लगे हुए थे, तो ये 6 सीटें या अपने MPO के इंटैक्ट रखने के लिए हमने ये किया कि कम से कम हमारी जो गवर्नमेंट है वो एग्जिस्ट करे यहाँ पे। सीटें तो हमारी हैं, सीटें तो हमने अपनी वही ली हैं जो हमने मिलनी थी। सर माजी में भी इस तरह होता रहा और कभी भी हमने देखा कि बानी PTI जो थे उन्होंने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, उन्होंने उन लोगों की असलियत सामने आने दी, तो फिर क्यों यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज क्यों कर दिया? सवाल ये है। नहीं, मैं बताता हूँ कौन सा कोई बानी PTI कॉम्प्रोमाइज या डील करके इससे बाहर आ रहे थे। ये तो एक पॉलिटिकल प्रोसेस था जिसमें हमारी सीटें मिलनी थी। अगर इलेक्शन भी होता तो उसमें कुछ भी हो सकता था। हाँ, क्योंकि इनका मिशन ये है कि हमारी गवर्नमेंट को वहां से खत्म किया जाए। एक्चुअली तो इसके पीछे थे। तो ये 6 सीटें ले। ब्रेक से वापस आएंगे तो हाफिज साहब से ये सवाल पूछेंगे, जो मामला अदालत में पहुंचा है मखसूस नशिस्तों पे अरकान का जो हल्फ लिया गया गवर्नर KP की जानिब से, और इस फैसले को, इस हल्फ उठाने वाले जो मामला था, इसको चैलेंज किया गया है वज़ीर आला KP और स्पीकर KP असम्बली की जानिब से। इस पर आईन और कानून क्या कहते हैं, इस पर हम बात करेंगे ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। और हाफिज़ एहसान अहमद साहब के लिए मैंने सवाल एक छोड़ा था। हाफिज़ साहब, आपको शामिल गुफ्तगू कर रहा हूँ, उसके लिए माजरत। क्या कहेंगे आप? सबसे पहले तो मामला जो है ये मखसूस नशिस्तों पे जो हल्फ लिया गवर्नर KP ने, क्योंकि और अब इसको चैलेंज भी किया गया है 5 अगस्त तक ये मामला। सर, इसमें आईन और कानून क्या कहता है? क्योंकि जो एतराज़ किया जा रहा है वो ये एतराज़ किया जा रहा है कि सेशन को मुलतवी करने से पहले हल्फ होना चाहिए था।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़िशान, कॉन्स्टिट्यूशन और हमारा जो असेंबली के रूल्स ऑफ बिजनेस हैं वो बड़े वाज़े इस चीज़ के अंदर है कि अगर कोई भी शख्स इलेक्ट हो के असेंबली के अंदर पहुंचता है और जब इसको इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान उसको नोटिफाई कर देता है तो उसकी एक कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वो आर्टिकल 65 और प्रोविंसेस के अंदर आर्टिकल 127 है कि जिसके अंदर उसका सबसे पहला काम यह है कि उसे ओथ लिया जाए और जब वो ओथ लेगा उसके बाद वो किसी प्रोसेस के अंदर जो असेंबली का चल रहा है उसका हिस्सा बन सकता है। और आर्टिकल 65 के अंदर जो उसने ओथ लेना है वो कॉन्स्टिट्यूशन का शेड्यूल 3 के अंदर जाके उसने अपने आप को ओथ के लिए प्रेजेंट करना है और वो कॉन्स्टिट्यूशन की सुप्रीमेसी है, जो कॉन्स्टिट्यूशन रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक एक ओथ होता है। अब उसके साथ ये है कि साइमल्टेनियसली स्पीकर जो होता है, चाहे नेशनल असेंबली है या उसके बाद इस केस के अंदर KPK का है, उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि जब उसे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ये कह देता है कि ये शख्स जो है इनको हमने नोटिफाई कर देता है तो उसको इमीडिएटली जो है वो एक रिक्विजिशन जो है वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट को भिजवाता है, यानी कि कैबिनेट को भिजवाता है, चीफ मिनिस्टर को भिजवाता है आर्टिकल 109 के नीचे, और कैबिनेट जो है वो उसके बाद एडवाइस के लिए भिजवा देती है, एडवाइस के साथ गवर्नर को कि जी आप इस सेशन को कॉल करें। अगर ऑनगोइंग प्रोसेस होता है तो वो आते हैं, ओथ ले लेते हैं, और इस केस के अंदर आपको एक स्पेशल प्रोसेस नजर आता है कि 25 के करीब ऐसी रिजर्व सीट्स थी जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो फैसला 27 जून को आया उसके अंदर उन्होंने जो एक फैसला किया उसके मुताबिक इन मेंबर्स ने असेंबलीज के अंदर ओथ लेना था आर्टिकल 127 के नीचे जाके। अब वहां के ऊपर जो है एक साइमल्टेनियसली दो चीजें आई। एक ये आया कि आपका आर्टिकल 59 जो है उसके नीचे सेनेट के इलेक्शंस की कॉम्पोजिशंस का इशू था। चूंकि ये है कि जब ये रिजर्व सीट्स का मामला पहले इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर गया आपके पास फरवरी 2024 के अंदर, तो उसके बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जब SIC की दरख्वास्त को रिजेक्ट किया और ये जो मेंबर्स थे जो आज आपके सामने नजर आ रहे इनको नोटिफाई किया और ये सीट्स जो थी ये जाके 4 मार्च के करीब जो थी वो इन पॉलिटिकल पार्टीज को दे दी। उसके बाद SIC ने मामला पेशावर हाई कोर्ट के अंदर गए, पेशावर हाई कोर्ट ने 5-0 से जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का जो फैसला था उसको अपहोल्ड किया, और उसके बाद यही वो लोग थे जो गए पेशावर हाई कोर्ट के अंदर कि जी हमारा ओथ लिया जाए, और पेशावर हाई कोर्ट ने एक डायरेक्शंस की स्पीकर को कि आप ओथ ले, लेकिन उसके साथ ये मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर जो था मई के अंदर चला गया, और वहां पे जाके सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के नोटिफिकेशन को और पेशावर हाई कोर्ट के फैसले को जब सस्पेंड किया, और फिर ये मामला 12 जुलाई की जजमेंट आई और फिर 27 जून की जजमेंट आई। अब उसकी इंप्लीमेंटेशन के लिए जब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने एक सेनेट के इलेक्शन करवाने थे और एक इन मेंबर्स का ओथ था, तो स्पीकर को और प्रोविंशियल गवर्नमेंट को लिखा, दोनों ने जो है इसके अंदर डिफाई किया, और वो उस चूंकि शेड्यूल भी जारी हो चुका था जिसके अंदर नॉमिनेशन पेपर, स्क्रूटनी, और आज जो 21 जुलाई है, और दूसरा ये था कि इन मेंबर्स का ओथ था 4 जुलाई को लेटर डाला गया, नोट उसके बाद शेड्यूल डाला गया, उसके बाद दोबारा जो है एक लेटर डाला गया गवर्नमेंट को कि जी आप इनके शेड्यूल का बंदोबस्त करें, और साथ जो है जब भी इस तरह के इलेक्शंस का आता है तो वो हाउस की एक रिक्विजिशन आती है कि हम इसको जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की डिस्पोजल पे भिजवाते हैं, और वो इसको जो है अच्छा अब नहीं मैं आ गया। अब ये है ज़िशान, अब ये है कि जब ये प्रोसेस जो था, अब गवर्नमेंट ने ये किया कि आया कि जी जब गवर्नमेंट नहीं कर रही थी तो आर्टिकल 109 के नीचे गवर्नर भी कर सकता था। उसके बाद उससे पहले इलेक्शन कमीशन ने चीफ जस्टिस को लेटर लिखा आर्टिकल 255(2) के नीचे जी कि ये हमारे सामने एक प्रोसेस है, हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन है आर्टिकल 218, आर्टिकल 220 और आर्टिकल 224 के नीचे जो है, और प्रोविंशियल गवर्नमेंट ये काम नहीं करे, आप अपना गुड ऑफिस जो इस्तेमाल करें, जो आर्टिकल 255(2) के अंदर पहले चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का जिक्र नहीं था। अब 26 अमेंडमेंट के बाद यह आ गया कि अगर इम्प्रैक्टिकल सिचुएशन हो सकती है और उनके ओथ नहीं लिए जा रहे किसी भी ऑफिस के अंदर, और जिसने ओथ लेना है वो प्रॉब्लम कर रहा है, और आपके सामने चाह रहा हूं कि वो लोग कहते हैं कि मैं उसी तरह मैंने निशान इसलिए आपको सर सवाल आपसे मेरे सवाल सुनिएगा। अब ये मैं सवाल सिर्फ पूछना ये चाह रहा हूं कि जो एतराज किया जा रहा है कि हाउस को सस्पेंड करने से पहले उनका ओथ लेना चाहिए था, ये किस हद तक जायज है? अच्छा, अब ये नहीं मैं इसलिए थोड़ी सी आपको इसकी बैकग्राउंड बताई है कि अगर आर्टिकल 255(2) के अंदर चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट ने फैसला किया है तो क्या वो कंपेलिंग रीजन थी या वो स्टैंडर्ड्स इम्प्रैक्टिकेबल आर्टिकल 255 के नीचे थे कि जिसके अंदर चीफ जस्टिस ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की एक्सरसाइज जो लेटर था उस पर किया है? तो बिल्कुल वो थे कि जब आपने 18 को एक इजलास बुलाया
और प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने एडवाइस भिजवाई गवर्नर को, और उसके अंदर एक ही एजेंडा था कि आपने इन मेंबर्स का ओथ लेना है। और कभी भी इस तरह नहीं होता कि गवर्नमेंट जब इजलास बुलाती है तो कोरम को पॉइंट आउट नहीं किया जाता, चूंकि आपने एजेंडा कैरी करना होता है या ऑपोजिशन इसको एतराज कर सकती है। और पहले यह हुआ कि इन्होंने यह किया कि मेलाफाइडली कोरम को अपॉइंट किया और जानबूझ के 24 की डेट डाली, मतलब आप कह रहे हैं कि दानिस्ता कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस का गया 12 भी देख रहे हैं मामला मेरा ख्याल है कि उसको नहीं जिशान, और उसको चीफ जस्टिस ने मेरा ख्याल है कि मुनासिबली एड्रेस किया है कि हम एक कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस की बजाय जो है एक कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्स्ट्रक्शन जो है उसको किस तरह रेक्टिफाई किया जाए, तो बिल्कुल भी आप ठीक है। और जो अब ये इन्होंने रिट पिटीशन फाइल की है ये नॉन मेंटेनेबल होगी, डिसमिस आएगी, चूंकि वो सारे कंपेलिंग रीजन से जिसकी बुनियाद पे चीफ जस्टिस एक्सरसाइज कर एक पॉलिटिकल मूवमेंट है। बिल्कुल ठीक है। निहाल हाशमी साहब, आपकी जानिब आऊंगा। एक तो इस पे आप क्या कहें कि जिस तरह हाफिज साहब भी फरमा रहे थे और यकीनी तौर पर ये खबरें पहले भी सामने आ रही थी कि दानिस्ता कोशिश की जाएगी कि हाउस को जो है वो सस्पेंड कर दिया जाए और ओथ ना हो। और दूसरा जो मामला जो जिसकी निशानदेही की जनाब नियाजुल नैजी साहब ने, उन्होंने भी ये बात की कि जो केपी गवर्नमेंट के पीछे आप लोग पढ़े, तो सर क्या वजह है, क्यों पढ़े पीछे, हुकूमत करने दें उनको? देखिए जी, एक तो जो एहसान साहब ने बात की है मैं उनसे मुत्तफिक हूँ। उन्होंने बहुत जामे, बहुत मुदल्लिल और बहुत तरीके से एक एक चीज़ बयान कर दिया। आप ना पार्लियामेंट को हाईजैक कर सकते हैं, ना प्रोसेस को हाईजैक कर सकते हैं, ना आप इलेक्शन कमीशन के अहकामात को और सुप्रीम कोर्ट के अहकामात को आप इस तरह से ओवरलुक कर सकते हैं। जहाँ तक न्याजी साहब ने बात की है कि उनकी हुकूमत को हम गिराना चाहते हैं, तो मैं रिकॉर्ड की दुरुस्ती सर आप बिल्कुल ठीक फरमा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के माजी क्या याद दिलाऊं आपको, सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन का हुक्म दिया था, इलेक्शन भी नहीं हुए, उसके बाद फिर जो कुछ हुआ वो हम सबके सामने ही है। नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारे ऐसे ऐसे अहकामात दिए हैं, वो बस मादी ना ही दिलाए तो अच्छा है, सही है। बहुत अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है हमारा। बहरहाल तो मैं आपसे ये कह रहा था कि 2013 अगर आपको याद हो, 2013 में सिंगल लार्जेस्ट पार्टी नहीं थी पीटीआई केपी में, वहां पे पीएमएलएन और जेयूआई बड़ी कंफर्टेबली हुकूमत बना रही थी, मगर पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद नवाज शरीफ साहब उस वक्त ये फैसला किया कि नहीं, हमें किसी सिंगल जो मेजोरिटी पार्टी उसको देना चाहिए, और सिंगल मेजोरिटी पार्टी चंद वोट ज्यादा थे पीटीआई के पास, और उनको इख्तियार दिया जाए कि वो जोड़ जाड़ करके अगर अपनी हुकूमत बनाना चाहे तो बना ले, तो अगर हमें गिराना होता तब हम नहीं आने देते। उसके बाद के भी अदवार को मैं आपको बयान करता चलूं। 2018 में जब हमारी हुकूमत आई, हमारे इलेक्शन हुआ और पंजाब में हम सिंगल लार्जेस्ट पार्टी थे, मगर जहांगीर तरीन साहब की जो वो चार्टर फ्लाइट चल रही थी, और जिस तरह से अजीब तर मुल्क के मफाद के खातिर आजाद लोगों को पंछियां उड़ा उड़ा करके लाके जोड़ करके एक मेजोरिटी दिलाई गई, वो भी हमें याद है। और हमें वो भी याद है जब हासिल बिजेंजो साहब सेनेट के इलेक्शन अपना हार गए, एक वक्त में उन्होंने कहा 62 सेनेटर्स एक तरफ थे, मगर जब वोट पड़ा तो वो 30 से ऊपर ना निकले। तो हमें एक एक चीज याद, अगर हमें गिराना है तो हम गिरा सकते हैं, मगर हम इस पे यकीन नहीं रखते। हम समझते हैं कि इनको जो लोगों ने वोट दिया है, इन्हें अपने लोगों की खिदमत करना चाहिए, ये लोगों के मैंडेट पे पूरा उतरना चाहिए, ना कि फर्द वाहिद के इख्तिदार के खातिर आप पूरे केपी के आवाम को आप जो है सदा दे रहे हैं, आप वहां पे गवर्नेंस आपकी बेहतर नहीं है। तो न्याजी साहब के ये जो इल्जाम है ये बिल्कुल बायबुल नहीं। आज भी अगर हम चाहें तो, मगर हम क्यों चाहेंगे, आवाम की विल होनी चाहिए। असल मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की ये पॉलिसी बड़ी क्लियर है, हमारी पार्टी के सदर है। वजीर आजम साहब ने भी हमेशा बारहा बहुत इज्जत एहतराम से बात की, हर कोई बड़े इज्जत और एहतराम से बात करता है, मगर इनका जो 1 पॉइंट एजेंडा है वो ये है कि पाकिस्तान की मईशत, माशरत और सियासत को डेंट डालना। एक आप ये फरमा रहे हैं कि आपकी नौजवानों के खिलाफ गवर्नमेंट जाए, ये खुद गिर जाएंगे। नहीं, ये खुद गिरेंगे, ये खुद गिर गए, खुद ही गिरेंगे। चले मैं जवाब ले लेता हूँ। नियाजुल नैजी साहब रिस्पॉन्ड कर दिया निहाल हाशमी साहब ने कि आप लोग खुद वहां पे गिरेंगे। दूसरा ये भी मुझे बताएगा कि दानिस्ता तौर पर कोशिश ये क्यों की गई कि जो मखसूस नशिस्तों के अरकान थे उनका हल्फ ना लिया जाए? देखिए, वो कहते हैं ना खुद गिरेंगे। मेरा ख्याल है कि केपी के वो वाहिद सूबा है जो कभी भी वोट नहीं देता जब तक आप डिलीवर ना करें। आपने एएनपी की हुकूमत देखी, एक दफा एमएमए आए, ये पंजाब से, सिंध से, बलूचिस्तान से मुख्तलिफ लोग हैं केपी के कि अगर आपने डिलीवर नहीं किया तो वो फर्दर आप हुकूमत नहीं देते। आखिर केपी के को तीसरी दफा हुकूमत मिल रही है और इतनी भारी मैंडेट से,
चंद दिन पहले मैं मीडिया में बैठा था तो इनके जो हमारे इबाद साहब हैं, इनके अपोजिशन लीडर हैं वहां पे, नून लीग से उनका तल्लक है, तो वो कहते हैं कि जी मेरे पास 25 से 30 लोगों ने राब्ता किया हुआ है कि हम आपके साथ हैं। तो एंकर पर्सन ने पूछा कि आप नाम बता दें वो कौन कौन है, तो उन्होंने नाम उनको नहीं पता था, और ये गिराने के लिए पूरी कोशिशें कर रहे हैं और करते रहेंगे। और इसी तरह गवर्नर KPK ने कहा कि हम कहीं इकट्ठे हुए परवेज खटक साहब के घर, तो हमें ये जमहूरी हक है कि जब हमारे पास नंबर पूरे होंगे तो हम हुकूमत गिरा सकते हैं। देखें ये इस तरीके से जिस तरीके से चीजें हो रही हैं, और कल जो आपने हाफिज साहब से जो अभी चीज पूछ रहे थे, जो बड़ा हाफिज साहब ने कंप्रिहेंसिव जवाब दिया, कहाँ इनकार किया था स्पीकर ने कि मैं कोई ओथ नहीं लेता या कोई इनकार होता। सर ये खबरें तो दो चार दिन पहले से सामने आ रही थी ना कि होगा इस तरह, मेंबर्स कम होंगे, और हाफिज साहब ने बड़ा वैलिड पॉइंट रेज किया कि कोरम की निशानदेही करना ऑपोजिशन का काम है, हुकूमत का काम नहीं होता। देखें अगर ये होता, उन्होंने 24 तारीख के लिए एडजर्न कर दिया, ये प्रीरोगेटिव है अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन स्पीकर का, क्योंकि जब बहस हो रही जो कोरम पूरा तो एडजर्न कर सकते हैं। फिर इसके बाद मैंने इतनी जल्दी में मामला चला गया KPK चीफ जस्टिस के पास, वहां जाके वो सारी चीजें हो गई कि ओथ किधर हो रही है, गवर्नर हाउस में, ये भी पहली दफा हुई है, और फिर इलेक्शन का भी कर दिया। बिल्कुल ठीक है सर, मुझे आपका पॉइंट आ गया। यानी आप ये फरमा रहे हैं कि आपकी इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की या गवर्नमेंट की जो बदनीति इसमें शामिल नहीं थी। ब्रेक के जो बढ़ना ब्रेक से वापस आएंगे तो हम बात करेंगे जो बानी PTI ने आज अदालत से रुजू किया कि उनको बेहतर सहूलियात दी जाएं, क्योंकि सहूलियत उनको फराहम नहीं की जा रही। स्टे विद अस, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, इस पर बात करते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं ब्रेक से पहले मैं क्योंकि बात कर रहा था बानी PTI की जानिब से जो आज अदालत से रुजू किया गया है कि बेहतर सहूलियात उनको फराहम की जाएँ, सहूलियत उनको फराहम नहीं की जा रही। निहाल हाशमी साहब, सर एक जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से जो एहतजाजी कॉल का ऐलान किया गया है, और इससे पहले प्रोग्राम के पहले इससे मैं बात कर रहे थे कि ये साथ नहीं बैठते हैं, तो सर क्यों जो सहूलियात हैं फराहम वो नहीं की जा रही हैं? वो गिला कर रहे हैं बानी PTI जेल के अंदर, गालिबन 2 साल से उनको ज़्यादा जेल में हो गए हैं, तो सर क्यों रुकावट डाली जा रही है, और क्या तहरीक से खौफजदा होगी हुकूमत? देखिए, मैं आपको एक बात बड़े यकीन के साथ कहता हूं कि जो भी सहूलत एक प्रिजनर्स को मिलना चाहिए जो सर्व कर रहा हो, देखिए अभी वो अंडर ट्रायल प्रिजनर ही इज नॉट एन UTP, एक होता है UTP अंडर ट्रायल प्रिजनर। खान साहब को बाकायदा अदालतों की तरफ से सजा याफ्ता कैदी हैं, पक्के कैदी हैं, तो एक पक्के कैदी को जो सहूलतें मिलनी चाहिए वो मिल रही है, और उनको क्लास में भी वो चीजें मिल रही है, उनको वो सारी सहूलतें मैसर है। अब अगर वो चाहते हैं कि वहां से खड़े होकर के वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करें और अपने पार्टी के इजलास की सदारत भी करें, वो वाली सहूलत उनको नहीं है, या वो सहाफियों के साथ बैठ करके बातें करें, वो सहूलत जेल नहीं दे सकता। पूरी दुनिया में ये सहूलत नहीं दी जाती। इस तरह की जो चीजें होती हैं ये मेरे ख्याल से कहीं पर भी किसी कन्विक्टेड को नहीं दिया जाता है। अंडर ट्रायल प्रिजनर जो होता है वो जब आता है अदालतों में तो अदालत में आके बात करता है, या फिर उसके और दीगर है उसको सर्व नहीं करना पड़ता है जो रिग्रेस इम्प्रिजमेंट है। तो खान साहब को और फिर वो बस एक इशू बनाने के लिए, एक पॉइंट बनाने के लिए उन्होंने इस तरह की एप्लीकेशन की होगी अदालत के पास। उसके बावजूद मैं आपको एश्योर कराता हूं कि हम देख लेंगे जो उनका जायज हक है वो उससे कम उनको नहीं मिलेगा इंशाअल्लाह ताला। चलिए, बड़ी अच्छी बात है, नहीं की जाएगी, हम सब लोग जेल में रहें। और दूसरी बात, तहरीक चलाना चाहते हैं तो पहले तहरीक अपनी पार्टी के अंदर चलाएं। उनकी पार्टी आज बिल्कुल मुंतशिर हो चुकी है, पार्लियामेंटेरियन अलग है, खान साहब की फैमिली अलग है, जो नए वकला ज्वाइन हुए थे वो लोग अलग है, जो फैमिली है वो अलग है, हर तरफ भाई भाई हो रहा है, अजीब अजीब बोलियां बोली जा रही है। आपको तहरीक से खौफजदा नहीं, आप लोग आप ये फरमा रहे हैं? नहीं, कोई तहरीक देखिए, KP वालों ने तहरीक से मना कर दिया, तभी अली अमीन गड्डापुर साहब जो है वो लाहौर आए थे ताकि कोई आसरा लाहौर से बन जाए। उनको लाहौर से भी आसरा नहीं हुआ, शायद वो अब सिंध की तरफ आ जाए कि सिंध में कोई लोग उनको, मगर मुझे नहीं लगता कि कहीं पे इनको उस तरह से। बिल्कुल ठीक है, नहीं आप ये फरमा रहे हैं कि जिस तरह माजी में तहरीक का हाल हुआ वही अब ये हाल होगा। बिल्कुल ठीक है सर, आपका पॉइंट आ गया। नियाजुल न्याजी साहब, कौन सी ऐसी सहूलियात हैं जो बानी PTI को नहीं मिल रही हैं, क्योंकि अदालत से एक बार फिर से रुजू किया गया है और नियाल हाशमी साहब ये फरमा रहे हैं, फिर गुज़िश्ता हफ्ते हमने ये भी देखा था कि जो जेल सुपरिटेंडेंट की जानिब से अदालत में रिपोर्ट जमा कराई गई थी उसके मुताबिक भी सहूलियात तो सारी मिल रही हैं सर। हाँ, अच्छा देखें जेल सुपरिटेंडेंट की क्रेडिबिलिटी तो ये है
कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट लार्जर बेंच का फैसला था 24 मार्च 2025 का, जिसमें कोई 130 पिटीशन कंसोलिडेट करके एक फैसला किया गया और जेल अथॉरिटीज ने कंसेंट दी थी। उनकी कंसेंट से और हमारी तरफ से हमारे सेक्रेटरी जनरल सुलेमान अकरम राजा साहब मौजूद थे, मैं भी मौजूद था, कि जी आप जो है बानी पीटीआई से जो है बीबी बुशरा से 6 वकला की मीटिंग होगी मंगल के दिन और उनकी फैमिलीज की मीटिंग होगी, और थर्सडे को पॉलिटिकल जो हमारे लीडर्स हैं फ्रेंड्स की मीटिंग है अकॉर्डिंग टू जेल मैनुअल। आप ये पूछ लें, निहाल साहब बैठे हैं, मेरे भाई हैं, ये भी जेल में रहे हैं, हमें बेसिकली ऐसी सजाएं नहीं होनी चाहिए। तो खान साहब को मुलाकात, मैं उनका स्पोक्स पर्सन हूँ, अगर मैं आपके पास बैठा हूं, अगर मैं खान साहब से मिलता तो मैं खान साहब की स्टेटमेंट एज ए स्पोक्स पर्सन आपसे शेयर करता। मुझे 24 मार्च के बाद एक मुलाकात का मौका मिला है और आज आप देखें क्या तारीख है, 21 जुलाई हो गई है, यानी 24 मार्च के बाद जिसके लिए सुप्रीटेंडेंट ने अपनी स्टेटमेंट दी हुई है तो मुलाकात नहीं करा रहे, और 6 ना राजा सुलेमान अकरम की होती है, ना हमारी होती है, ना अलीमा खान की होती है। तो ये तो जेल के, अगर जेल सुप्रीटेंडेंट रिपोर्ट जमा करा तो उसकी क्रेडिबिलिटी ये है कि अदालत के सामने बयान दिया। अदालत का क्या हाल है कि हम अदालत में पिटीशन लगा रहे हैं कंटेम्प्ट की, वो अदालत लगा ही नहीं रही। और अभी निहाल साहब ने कहा कि ही इज कन्विक्टेड पर्सन, खान साहब साइफर में क्विटल, खान साहब का इद्दत वाला केस खत्म, खान साहब के बाकी तोशा खाना केस वाली अपीलें सस्पेंड है, एक अल कादिर एक जो झूठा केस बनाया गया वो केस के लिए नीचे भी 3 महीने जजमेंट रिजर्व रही, और जब 26वीं तरमीम के बाद जजेस वहां ऊपर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आ गए तो हम चीफ जस्टिस से हर रोज रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमारा केस लगा दें, चाहे जजमेंट जो भी आप दें, आप सजा बहाल रखें जो भी है। तो ये हम क्या बात है, खान साहब को ने खुद देखे सर आइसोलेशन में रखा गया एक आदमी को 2 साल। ठीक है सर, आपने अदालत से रुजू किया, देखते हैं अदालत इसमें क्या कहती है, आपका पॉइंट आ गया। हाफिज साहब आपकी जाने आऊंगा, आपने दोनों जात की गुफ्तगू सुनी, तो इसका तायुन कैसे होगा, सच और झूठ का तायुन कैसे होगा कि सही कौन कह रहा है, रिपोर्ट जो अदालत में जमा कराई जा रही है वो सही है नहीं, क्योंकि दोनों जानिब का जो वर्जन था आपने सुन लिया, आपको क्या लगता है? ज़िशान, इसके अंदर 2 चीज़ें हैं। एक तो इसका प्योरली एक पॉलिटिकल एंगल है जो आपने देखा है कि जिसके अंदर ये है कि काम ही यही है कि जितनी भी अगर इस तरह की चीज़ें जो हैं आएँ उसको रिएक्ट करना है, क्योंकि अगर आप रिएक्ट नहीं करेंगे तो इसका मतलब ये है कि आपका कोई भी ऐसा नैरेटिव जो है वो नहीं आएगा, और उस नैरेटिव अगर नहीं आया तो फिर चीज़ें समझी जाएंगी कि शायद किसी अंडरस्टैंडिंग के अंदर चल रही हैं। और दूसरा उस चीज़ के अंदर ये है कि जो कहा गया उसमें भी एक एग्जैजरेशन उस चीज़ के अंदर है कि ये कहीं नहीं कहा गया कि जेल सुपरडेंट इन चीज़ों की एक्सेस नहीं कर रहा, ऑब्स्ट्रक्शन पे बात हुई है, और उस ऑब्स्ट्रक्शन को मेरा ख्याल है कि जो उस रिपोर्ट के अंदर जितनी भी चीज़ें उन्होंने डाली हैं, और वो चीज़ें ऐसी नहीं है कि जिसको अगर आप ये देखें कि जेल सुपरडेंट अगर उन्हें रोकता है तो उसे को बड़ा फ़ायदा है, यानी कि डॉक्टर पर्सनल है, उसकी अगर मुलाकात है उसका नहीं। अब यहाँ पे जो जेल की आई है रिपोर्ट के जी हर 3-4 घंटे के बाद जो है उनका मेडिकल एग्जामिनेशंस भी आता है। इस पूरे प्रोसेस के अंदर वो किसी हॉस्पिटल के अंदर भी नहीं गए है। इस पूरे प्रोसेस के अंदर जो मीटिंग्स के अंदर जाता है, इंटरनली इश्यूज है, उसके अंदर लिस्ट का इशू है या कोर्ट का इशू है, उसको एड्रेस होना चाहिए। लेकिन वो दूसरी हद तक बात यह है कि जेल को जो है एक पॉलिटिकल एक्टिविटी के तौर पे नहीं आना चाहिए कि जिससे ये है कि आप एक पॉलिटिकल मूवमेंट के अंदर या एक पॉलिटिकल नैरेटिव के अंदर जाएं कि जिसकी बुनियाद के ऊपर आपके वो सारी रिस्ट्रिक्शन जो है जो कानून और आइन के नीचे आप उन्हें क्रॉस कर जाना है। ब्रेक से वापस आएंगे तो हम डिस्कशन को नाज़रीन कंटिन्यू करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे, डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। एक अहम मामला आज डॉक्टर आफिया सिद्दीकी वाला केस, उसमें वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और काबीना अरकान को जो तौहीन अदालत की नोटिस जारी हुए हैं उस पर भी हम बात कर लेते हैं। और इसमें बड़ा अहम मामला आज जो रिस्पेक्टेड जो जज साहब हैं जनाब जस्टिस एजाज इसहाक खान, उनके बड़े अहम रिमार्क सामने हैं, वो आपके साथ शेयर करता चलूँ। उन्होंने ये कहा कि एक बार फिर एडमिनिस्ट्रेटिव पावर को जुडिशल पावर के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, और उन्होंने ये भी कहा कि मैं इंसाफ को शिकस्त का सामना नहीं करने दूंगा। और ये भी कहा फिर जजेस तबादले के बाद जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट पे हम बात कर रहे हैं। सर हाफिज साहब, जो जजेस तबादले के बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उठने वाला तूफान है, ये थमने का नाम नहीं ले रहा, और ये रिमार्क्स बड़े अहम है यकीनी तौर पर जस्टिस साहब के। इसको किस तरह से देख रहे हैं? मुस्तकबिल करीब में कोई उम्मीद है ये जो अभी, क्योंकि मामला अभी भी चैलेंज किया हुआ है जजेस की सीनियोरिटी वाला भी? दानिश ये है कि जब से 26 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आई है
उसके बाद से अब तक जो है आपको सुप्रीम कोर्ट के अंदर और स्पेशली इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर ये चीजें जो है नजर आई हैं, ये नहीं आनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के अंदर आपने देखा कि इसी एक केस की बुनियाद के ऊपर एक टैक्स का मैटर था, कस्टम्स का था, और उसको इस लेवल पे लेके जाया गया कि पाकिस्तान का चीफ जस्टिस या उसके साथ जो दूसरे मेंबर्स हैं उन्हें कंटेम्नर कर दिया गया और कहा कि जी हम इंसाफ के लिए खड़े हैं। इंसाफ के लिए खड़े होना बिल्कुल जज को खड़ा होना चाहिए, लेकिन जो इंटरनल इश्यूज हैं या उसके बाद जो ऐसे मामलात हैं जिनको प्रोसीजर्स लेवल पे रिजॉल्व के फुल कोर्ट के अंदर किया जा सकता है, उन्हें पब्लिकली एड्रेस नहीं किया जाना चाहिए। और फिर आपने देखा कि उस ऑर्डर को जो सुप्रीम कोर्ट का दूसरा बेंच था उसने सेट असाइड किया। जी दूसरा इसके अंदर यह है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर जब से ये ट्रांसफर्स वाला मैटर आया हुआ है उस वक्त और फिर 26वीं आईनी तरमीम का जो है वो एक ऐसा चल रहा है, इसको जजेस को इस तरह एक्सप्रेस नहीं करना चाहिए कि केस कोई और है, ऑब्जर्वेशंस किसी और को सुनाई जा रही हैं और फिर कहा जाए कि आप इंसाफ के लिए खड़े हैं। तो यह है कि 26वीं आईनी तरमीम एक कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा है और किसी जज को मैं ये समझता हूं आम आदमी जो है वो तो बात कर सकता है कि इसकी लाइकिंग या डिसलाइकिंग के अंदर, तो जजेस ने तो ओथ ही कॉन्स्टिट्यूशन का लिया हुआ है और कॉन्स्टिट्यूशन के नीचे अगर ये 26वीं आईनी तरमीम आइन का हिस्सा है उन्हें मान लेना चाहिए। और दूसरा कुछ जुडिशियल रिस्ट्रेंट भी शो करना चाहिए कि आपने पूरी कैबिनेट को जो है वो नोटिसेज या प्राइम मिनिस्टर को, और एक ऐसा इंसिडेंट है जो पुराना आपके अंदर चल रहा है, गवर्नमेंट एफर्ट भी कर रही है, फॉरेन मिनिस्ट्री एफर्ट कर रही है, और आपने चूंकि आपके इंटरनल इश्यूज हैं उसकी बुनियाद बना के आपसे बेहतर यही है कि इसको अपने हाउस के अंदर इन ऑर्डर करें, और अगर फिर भी समझते हैं कि यह मसला रिजॉल्व नहीं है तो फिर इसको कोई एमिकेबली की तरफ लेके जाया जाए। इस तरह सामने आना जो है जुडिशियल इंस्टीट्यूशन के लिए बेहतर नहीं है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, इदारे के लिए बेहतर नहीं है। निहाल हाशमी साहब, सर मौजूदा सूरत हाल में, मौजूदा हुकूमत में, क्योंकि माजी में भी इस तरह के मामला सामने आए, लेकिन मौजूदा सूरत हाल में जो इदारों के अंदर इख्तलाफात हैं ये बड़े, इनको दबाने की या इनको रिजॉल्व करने की जरूरत किस तरह आप समझते हैं, किस हद तक मुमकिन हो पाएगा? देखिए, मैं समझता हूं कि हर डिपार्टमेंट पे, हर इदारे में पॉइंट स्कोरिंग नहीं होनी चाहिए। आपके फैसले बोलते हैं, हमेशा हमने सुना है, मैं प्रैक्टिसिंग लॉयर, फैसले बोलने चाहिए, और आप उठा करके एक मीडिया कवरेज के लिए प्राइम मिनिस्टर को और दीगर जिम्मेदारान को अगर नोटिस दें, शुक्र करें कि उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को नहीं भेजा नोटिस और दीगर दुनिया के सरबराहान को और एक्स लोगों को नहीं भेजा। ये जुडिसडिक्शन ही नहीं था इनका कि वो प्राइम मिनिस्टर को इस तरह से कहें। वो एक रिपोर्ट मंगवा सकते हैं कि जनाब फॉरेन ऑफिस इस सिलसिले में क्या कहता है, मगर आप प्राइम मिनिस्टर इसके माने आप कोई जगसाई कर रहे हैं, कोई पॉइंट स्कोरिंग करी, कोई हिडन एजेंडा है, कोई रिजॉल्व करने के लिए इशू नहीं है। आप अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान के थ्रू एड्रेस कर सकते थे। आप अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान रिप्रेजेंट करता है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को। बिल्कुल ठीक है सर, आपका पॉइंट आ गया, बहुत शुक्रिया। मैं मेहमानों का शुक्रिया अदा करूंगा। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म होना चाहता है, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।